मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो SCERT क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है, जो कि 9th का होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में एवं स्थिति एवं विस्तार में। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, जिससे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक को पढ़ते हुए चलेंगे और एक एक पॉइंटों को समझते हुए और उसका विश्लेषण जो हम करेंगे उसको भी लर्न भी कराएंगे और उसको समझेंगे भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, हल्का सा इसका इंट्रो देख लेते हैं हम लोग और उसका परिचय देख करके और फिर अपने जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देखते हुए चलेंगे और उनको समझेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में, बहुत ही आनंददायक भी होगी और इम्पोर्टेंट भी वीडियो आपके लिए होगी। हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, क्योंकि अपने भारत देश का जो कल्चर है बहुत ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने, यानी अपने भारत में प्रत्येक प्रकार की मानसून जलवायु देखने को मिलती है। यानी अपने देश में क्या है, एक प्राकृतिक विविधता देखने को मिलती है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं में अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है और बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। यानी भारत में जो बिहार है, बिहार राज्य, और जिसमें वैशाली जो है विश्व का पहला गणराज्य है। यानी जो वैशाली है विश्व का एक पहला गणराज्य बना हुआ था, जो कहाँ बना था, बिहार में। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी जो भारत है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, जिसका नाम है हिंद महासागर। यह जो है दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ दशकों में भारत ने एक सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में एक अद्भुत प्रगति की है, यानी डेवलप किया है, किंतु बढ़ती हुई पॉपुलेशन भारत के सर्वांगीण विकास में एक बाधक सिद्ध हो रही है। यानी भारत में पॉपुलेशन जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से विकास में कुछ इफेक्ट है, बाधक है। अब हम देखते हैं, अपने महत्वपूर्ण पॉइंटों पर चलते हैं और जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने स्थिति पर। अब हम स्थिति देखेंगे इसकी कि जो भारत है, एक भारत की स्थिति किस प्रकार की है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। देखते हैं कि भारत की स्थिति। भारत एक कैसा है, एक बहुत बड़ा देश है। इसका मुख्य भूभाग जो है देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। अर्थात अगर हम बात करें तो जैसे कि
अगर हम यहाँ बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की बात, अगर इस टाइप की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखें, हम लोगों को जो देखने को मिलता है एक जो भूमध्य रेखा होती है, उस भूमध्य रेखा से नीचे से ऊपर को चलते हैं, क्योंकि हमारे भारत के बीचों बीच के मध्य से गुजरी हुई है। और इसमें ये जो है, यहाँ हमारा भारत है, क्योंकि ये उत्तरी क्षेत्र में है विश्व के, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें उत्तर होंगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांत तक फैला है। यानी अगर हम यहाँ से करें 0 डिग्री से, तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पे याद रखें, भूलेंगे नहीं आप। तो यहाँ हमारी 0 डिग्री है, तो यहाँ से हम ऊपर को गिनेंगे तो सबसे पहले हमारा जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो 8.4 है। यानी भारत का जो दक्षिणी बिंदु है 8.4 है उत्तर से, और 37.6, यानी ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्रम मेरा बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी है, तो वो 37 डिग्री 6 में। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, क्योंकि ये हमारी उत्तर में है। लेकिन अगर भारत की स्थिति के अनुसार चलेंगे तो अपने समझने के लिए उत्तरी जो क्षेत्र है वो 37 डिग्री 6 मिनट, और दक्षिणी क्षेत्र जो है 8.4 मिनट, ये हमारा विस्तार है। अब अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम की ओर, तो इधर हमारा 0 है और इधर को प्लस करेंगे तो हमारा जो क्षेत्र है, तो जो पश्चिमी क्षेत्र है वो 68.7 मिनट, और इसका जो पूर्वी क्षेत्र हमारा रहेगा वो 97.25 रहेगा। याद रखें, भूलेंगे नहीं, नीचे से हम लोग गिनना शुरू करेंगे तो सबसे पहले 8.4 आएगा, यानी 8 डिग्री 4 मिनट, और उसके बाद ऊपर जाएगा तो 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन ये हमारा क्या है, देखिए ये एक पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है, इस वजह से इसे हम पूर्वी बोलेंगे, और ये उत्तरी क्षेत्र में है, तो ऐसा जो हमारा उत्तर दक्षिणी है तो वो उत्तरी क्षेत्र बोलेंगे। तो इस प्रकार से 8 जो भारत की स्थिति है उत्तर से दक्षिण में, तो वो सबसे नीचे जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है वो 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीपों समूहों को अगर सम्मिलित करते हैं, अगर यानी हम पूरे द्वीपों को भारत में अगर सम्मिलित करते हैं, यानी जैसे कि हमारा ये जो भारत रहेगा, एक सेकेंड, यहाँ हम लोग दिखाते हैं, अगर हमारा जैसे ये भारत रहेगा तो ये जो हमारे द्वीप रहेंगे यहाँ पर, तो अगर इनके समेत अगर हम देखें तो तब इसका दक्षिणतम विस्तार, यानी वैसे दक्षिणतम विस्तार इसका ये है, लेकिन अगर द्वीपों के सहित करें तो यहाँ पर सबसे नीचे है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो होता है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर हम इसे एक मैप के अनुसार अभी आपको समझाएंगे, तो द्वीप समूह स्थित है, और 30 यानी 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, यानी 23.5 उत्तरी अक्षांश जो है वो हमारी कौन सी रेखा भारत में है, वो कर्क रेखा है, भारत के जो कि बीचों बीच से गुजरती है। इसे लगभग दो भागों में बांटती, क्योंकि भारत के बीचों से गुजरती है तो ये दो भागों में बांट देती है। तो भारत की स्थिति और अक्षांशीय विस्तार जो है तथा देशांतरी विस्तार सीमा रेखा अभी हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे आगे। जैसा कि अभी एक सेकेंड, इसे हम थोड़ा अगर आपको, वैसे मेरा
कि आपको दिख रहा होगा, इसे हम लोग देखेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, और ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा पूर्वी क्षेत्र है, राइट। तो हमारा जो मैंने जैसा कि बताया था कि जो सबसे नीचे है वो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री। तो 0 से हम ऊपर को एक चलेंगे तो 1 2 3 4, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा, क्योंकि नीचे से 0 डिग्री और ये भी हमारी जो है ना, यहाँ से जो ये रेखा होती है ये भी हमारी 0 है, तो इस वजह से ये उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में है। अब देखते हैं, अब हम लोग समझेंगे कि इसमें जो है ना, जैसे ये हमारा पूर्वी है, तो पूर्वी क्षेत्र में क्योंकि ये 0 है, तो 0 से जब हम इधर को चलेंगे तो 1 2 3 इधर से शुरू होगी, इधर को बढ़ेगी, और ऐसे ही दक्षिण से हम उत्तर की ओर चलेंगे तो दक्षिणी क्षेत्र में 0 होगा और उत्तर की ओर अधिक पॉइंट होगा। तो याद रखें, जो सबसे कम पॉइंट होगा जैसे पश्चिमी होगा, अधिक पॉइंट पूर्वी क्षेत्र में, ऐसे ही सबसे कम पॉइंट होगा तो वो दक्षिणी क्षेत्र में, ऊपरी जो उत्तर में अधिक होगा। तो इसी से हम समझेंगे कि पूर्वी क्षेत्र में जो हमारा है वो 68.7 मिनट यानी 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर, और 97.25 ये हमारा पूर्वी है। तो इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर 68 से 97, और इस प्रकार से ये देखते हैं कि दक्षिणी बिंदु जो है 8.4 और 37.6, लेकिन पढ़ा जाएगा इसे उत्तरी बिंदु। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। तो इस प्रकार से ये रहा। अगर हम बात की थी कि अगर द्वीपों के अनुसार देखें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कितना है, 6.4 मिनट। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे इसको। ठीक है, तो 68.7 अक्षांश से 97.25 देशांतर तक, और ये 8.4 से 37.6 मिनट उत्तरी। चलिए, अगर हम यहीं पे विस्तार भी देख लेते हैं तो हमारा जो पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की ओर अगर देखें तो वो 3214 किलोमीटर है। ये विस्तार है जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम। अब हम बात करते हैं आकार की। अभी तक हमने स्थिति और विस्तार स्थिति समझी, और मुझे विश्वास है कि हम लोग समझ चुके होंगे।
तो आकार क्या है, भारत का क्षेत्रफल जो है कितने है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना 2.4 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो है हम लोगों को बहुत ही किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो भारत में का जो क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, विश्व का अगर देखें तो 2.4% है। अगर हम इसे एक अपने ग्राफ या चित्र के सापेक्ष अगर देखें तो स्थिति जो विश्व की होगी तो वो अन्य देशों की तुलना में ये है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो क्षेत्रफल सबसे अधिक हमें किसका देखने को मिलता है, वो रूस का देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलेगा वो किसका है, रूस का है। उसके बाद अगर देखें दूसरे नंबर पर हमारा कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर चीन, उसके बाद नेक्स्ट अगर आता है तो ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत आता है। तो सबसे ज़्यादा जो रूस का है 170 लाख 7 वर्ग किलोमीटर है और भारत का 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो कौन से नंबर का है, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां। अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो ये 7वां स्थान रखता है, लेकिन अगर भौगोलिक स्थिति के अनुसार देखा जाए तो 2.4% है इसका। चलते हैं आगे देखते हैं। जैसा कि अभी हमने विश्व के बड़े 7 देश पढ़े, तो हम लोग देख लेते हैं भारत की बड़े देश जैसे कि ये हैं, लोगों को एक नज़र मारते हैं कि जैसे रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ये जो हमारा है ये इम्पोर्टेंट बहुत है, जिसमें सातों जो देश हैं अपने क्रमशः सबसे बड़े देश के अनुसार तो रूस है और सातवां हमारा जो है भारत है। अगर आप हमारे इस सिलेबस की नोट्स को अगर लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9045157653। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत की जो स्थल सीमा है वो अत्यंत विशाल है। भारत की जो स्थल सीमा है वो अत्यंत विशाल है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि जैसे हमने भौगोलिक स्थिति हमने पढ़ी थी तो हमें पता समझ में आ गया है कि कितनी किसकी है। इसी प्रकार से अगर हम उसके क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,000, जो कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्र में कितना 2.4%। और अगर हम उसमें देखें कि भारत का स्थान कौन सा है अगर विश्व में देखा जाए तो वो क्रमशः 7वें नंबर पर है। और सबसे बड़ा देश कौन सा, रूस। और अगर तीसरा देखें तो वो चीन है। तो इस प्रकार से हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल हो गया। अब हम बात करते हैं भारत की स्थल सीमा रेखाओं के बारे में। तो भारत की जो स्थल सीमा रेखा जो है अत्यंत कैसी है, विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा अगर देखें, बहुत ही ध्यान पूर्वक समझें, स्थल सीमा रेखा जो है वो तटीय सीमा रेखा की लगभग दोगुनी है। कितनी है, दोगुनी है। अगर आपको थोड़ा सा आप चाहते हैं कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप वो थोड़ा कट करके भी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वजह से स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आप उसको क्या करेंगे, एक एक जो पॉइंट है आपके माइंड में एक बैठ जाएंगे और आपको रिपीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तटीय सीमा रेखा की लगभग दोगुनी है, यानी इसकी जो स्थल सीमा है वो तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी, यानी जो तटीय सीमा है उससे दोगुनी कौन सी है, स्थल सीमा है लगभग। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई जो है अगर हम स्थलीय बात करें तो वो हमारी कितनी है, 15,200
किलोमीटर। ये जो हमारी है ये स्थल सीमा है। तो ये जो हमारी है 15,200 किलोमीटर है ये। और अगर मुख्य की बात करें, मुख्य भूमि की अगर बात करें तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर, यानी मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर लंबी है। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा अगर सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है, तो हम लोग एक एक इसको पॉइंट को सही से याद रखेंगे। और फिर से हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगर उसी को एक तटीय सीमा यानी मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें तो वो 6,100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर है। अगर भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा यानी जो भारत में द्वीप हैं उनकी भी तटीय सीमा रेखा अगर सम्मिलित करें तो भारत की कुल लंबाई जो कितनी है? वो 7,516.6 किलोमीटर है। राइट। तीनों हमने बताए अलग अलग, जैसा कि 15,200 किलोमीटर हमारी स्थलीय हो गई। अगर हम तटीय की बात करें तो 6100 किलोमीटर हो गई। और अगर हम पूरी कुल मिलाकर के अगर बात करें 15,200 प्लस 6100, तब हमारी सॉरी, अगर हम बात करें भारत के द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर तो हमारी हो जाएगी 7,516 किलोमीटर। अब वो कैसे 7,000? क्योंकि 6100 किलोमीटर हमारी ये है। राइट। और ये जो हमारी द्वीपों की तटीय सीमा है वो कितनी है? तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि भारतीय अगर द्वीपों की तटीय सीमा की बात करें तो वो हमारी कितनी हो जाएगी? तो क्योंकि 6100 किलोमीटर तो हमारी तटीय सीमा है केवल। ठीक है। तो और जो द्वीपों की तटीय सीमा कितनी है, अगर ये भी प्रश्न बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको हम कह सकते हैं, अगर हम भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा की बात करें तो वो हमारी सीमा कितनी हो जाएगी? 1,416 पॉइंट, यानी 1416.6 वर्ग किलोमीटर। ये हमारी कौन किसकी हो जाएगी? द्वीपों की तटीय सीमा। द्वीपों की तटीय सीमा हो जाएगी। और टोटल अगर हम तटीय की बात करें तो वो 7,516 किलोमीटर है। चलिए, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। 6100 या 7500 ये हमारी तटीय है, जो कि कुल मिलाकर के 7,516 है। अगर वैसे देखा जाए तो 6100 है। और अगर केवल द्वीपों की बात, द्वीपों के तटीय की बात करें तो 1,416 किलोमीटर है। अगर स्थलीय की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग। भारत मोटे तौर पर एक कैसा है? एक त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तरी भाग जो है कैसा है? वो चौड़ा है, तथा दक्षिणी भाग लगभग 22 अंश उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। अगर हम यानी दक्षिणी भाग देखें तो लगभग 22 अंश उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सबसे अंतिम छोर पर अगर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप लिया है, यानी छोर पर अगर भारत की मुख्य भूमि से अगर देखें तो एक अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी भी कहते हैं। अब बात करते हैं, क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो उसे हम अंतरीप कहते हैं। अंतरीप किसे कहते हैं?
यानी अंतरीप हम उस भाग को कहते हैं जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, यानी स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, और उसे हम अंतरीप कहलाते हैं। चलते हम आगे पढ़ते हैं कि भारत में ये समझ में आ गया कि अंतरीप क्या होता है, और इससे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, यानी जो भारत का अंतरीप जो है कन्याकुमारी उसे कहते हैं, कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। भारत के प्रायद्वीप आकार के कारण पूरब में हमारा अगर देखें एक मानचित्र के अनुसार अगर हम लोग देखें तो पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में हमारा क्या है, अरब सागर है। अर्थात अगर हम यहाँ देखते हैं इस टाइप से यहाँ पर, तो हमारा पूरब किस साइड है, इस साइड है पूरब। तो इधर मेरा क्या है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी हमारी पूर्वी और दक्षिणी भाग में है। पश्चिम में अगर हम देखें इस साइड देखें तो एक अरब सागर है, और अगर हम यहाँ देखें दक्षिण में तो वो वहाँ हिंद महासागर है। ये हमारा जो भाग है एक स्थलीय है, यानी यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीप आकार के कारण ही प्रांत की तटीय सीमा, यानी जो भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत स्थित है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है, और भारत के उत्तर में जो है स्थलीय है, इस वजह से इसे प्रायद्वीप का आकार के नाम से जाना गया है। चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ लेते हैं अक्षांशीय एवं विस्तार का प्रभाव। अक्षांशीय एवं विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार दोनों लगभग समान, यानी 30 डिग्री है, 30 अंश है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। यानी भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो लगभग दोनों का समान है, लेकिन भूमि पर क्या है, दोनों में दूरी जो है वो समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कम होती जा रही है, और अक्षांशीय दूरी जो है वो समान होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी भारत का अगर आप देखें तो भारत में जो अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर, यानी अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है, और कच्छ जो है वो हमारे एक पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिम दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें समय अंतर कितना है, 2 घंटे का अंतर, यानी ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र का है और ये पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र का है। तो यहाँ पर हमारा जो अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच में अगर स्थानीय समय देखें तो कितना है, 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तब उस समय कच्छ में क्या होता है, अंधेरा रहता है, और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के कारण होता है, यानी 30 अंश देशांतरी विस्तार के कारण ही होता है। बिल्कुल हम लोग सही समझे होंगे। चलते हैं आगे। भारत की मानक देशांतर रेखा की अगर बात करें तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, जो कि
यानी भारत की अगर मानक रेखा का अगर देखा जाए तो वो कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82.30 मिनट है पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद यानी इलाहाबाद नैनी से होकर के गुजरती है। एक मानक रेखा है जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो मानक माध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा गया। अब हम एक जानकारी देख लेते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में कितना चक्कर लगाती है, 360 अंश देशांतर घूम जाती है। यानी जो 360 अंश देशांतर घूम जाती है कितने में, 24 घंटा। अतः एक देशांतर पार करने में उसे कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित देशांतर यानी 30 अंश देशांतर का अंतर है, यानी अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच में। अतः 30 डिग्री इंटू 4 मिनट यानी 120 मिनट यानी 2 घंटा। 2 घंटा रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7.30 का गुणांक हो, ताकि 7.30 देशांतरी रेखा जो है स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो। कर्क रेखा 23 सही यानी 23.5 उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। इस प्रकार से ये हमारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं भौगोलिक स्थिति का लेसन फर्स्ट ज्योग्राफी का है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वागत करते हैं अपने चैनल में, और आज फिर अब अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि स्थिति एवं विस्तार हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी जो भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है। उस समय क्या होता है, जो है कच्छ में अंधेरा रहता है, और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरी विस्तार के कारण होता है। यानी जो दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है उसका कारण है कि जो 30 डिग्री देशांतरी विस्तार में जो डिफरेंस होता है उसके कारण ये सब हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग कि अगर एक तथ्य देखें कि अगर पृथ्वी 24 घंटे में कितने अंश घूमती है, तो 360 डिग्री जो है वो देशांतर घूमती है। यानी हमेशा जो पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो वो इस टाइप से पृथ्वी जो है वो अपना चक्कर लगाती है, तो वो 360 डिग्री यानी 360 अंश देशांतर घूम जाती है। अतः जब एक देशांतर घूमती है, यानी जब वो 360 घूमती है तो एक देशांतर घूमने यानी पार करने पर कितने मिनट का समय लेती है, 4 मिनट। जब एक देशांतर घूमने में कितने मिनट का समय लेती है, 4 मिनट। और सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच देशांतर में जो डिफरेंस हमें कितना मिलता है, 30 अंश का।
तो 30 जब 1 में 4 मिनट, यानी एक देशांतर घूमने में वो समय कितना लेती है, 4 मिनट। तो 30 देशांतर घूमने में कितना समय लेगी, तो 30 × 4 यानी 120 मिनट, यानी 2 घंटे का समय लेती है। तो इस रूप से तो जब पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कच्छ में, तो उसमें अंतर कितना था, 30 अंश का। तो इस वजह से कितने मिनट का समय होता है, यानी डिफरेंस होता है 120 मिनट, यानी 2 घंटे का। चलो अब बात करते हैं मानक रेखा का। मानक रेखा जो भारत के लगभग बीचों बीच से जो गुजरी हुई है, भारत की मानक देशांतर जो रेखा है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, यानी पूरब में, और 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में है, जो एक काल्पनिक रेखा है जो समय मानक रेखा के रूप में मानी जाती है। जो इलाहाबाद नैनी, यानी जो 82.5 अंश मानक समय मानक रेखा जो है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। मानक माध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती है, यानी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती है, तथा 7 अंश 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 अंश 30 देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। अर्थात जो देश के बीचों बीच से जो समय मानक रेखा है वो 7 अंश 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 अंश 30 मिनट जो है वो देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो। तो अर्थात ये कहने का मतलब ये है कि जो 7 अंश 30 मिनट का जो गुणांक होता है उसमें समय अंतर कितना होता है, 30 मिनट का। तो हमारी जो कर्क रेखा है वो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यानी जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कितने अंश पे है कर्क रेखा, 23.5 अंश, और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य जैसे झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यानी जो कर्क रेखा है 23.5 अंश, वो भारत के झारखंड राज्य से और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अक्षांशी, अब हम लोग पढ़ते हैं कि अक्षांशी विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम एक भारतीय मानक समय के बीच और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा तथ्य है कि भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से, भारतीय मानक समय जो है कहाँ से देखा जाता है, वो है ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे, यानी 5 से 1/2 घंटे आगे है। कहाँ से, ग्रीनविच स्टैंडर्ड से। तो भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्व राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले से होता है। यानी पूर्व में 2 घंटे पहले होता है, तो पश्चिम पश्चिम में कच्छ में जैसे तो 2 घंटे बाद में होता है। तो ये कहाँ से मानी गई है, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, और वहां से कितनी अपने भारत में आगे है, 5.5 घंटे आगे है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हमें ये पढ़ेंगे कि अक्षांशी विस्तार या दूरी भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है। अतः विषुवत रेखा से यह काफी दूरी पर है। यानी जो भारत का उत्तरी किनारा है, भारत का जो नॉर्थ है, वो जम्मू कश्मीर राज्य में
तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है। कहाँ पर? जहाँ पर तिरछी किरणें मिलती हैं तो वहाँ पर सूर्य का ताप जो है वो कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफी निकट है। यानी इसके विपरीत अगर देखें तो भारत का जो दक्षिणी भाग है केरल और तमिलनाडु जो है वो राज्य विषुवत रेखा के काफी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं। वहीं केरल का बात करें तो केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह और जो लद्दाख की राजधानी है यह अंतर जो है लगभग 5 घंटे का पाया जाता है। अब बात करते हैं हम भारत तथा विश्व के बारे में। तो भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। जो भारत है वो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित, यानी जो हिंद महासागर है वो भारत के कहाँ? दक्षिण में स्थित है। तो इस वजह से जो भारत प्रायद्वीप है वो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, तो अर्थात ये शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया की किसी अन्य देशों को नहीं है। ये अर्थात यानी हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देश की नहीं है। इसलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर पड़ा, जिसका नाम है हिंद महासागर। अब बात करते हैं भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जल मार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच पूर्वी या दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन और पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका है। मसाला, मलमल, कपड़े या अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देशों के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। भारत और विश्व, ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये हमारा भारत है और ये पूरा जो है वो विश्व का है। अब हमें ये महाद्वीप जो दिख रहे हैं, 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, जैसे कि उत्तर अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। इस प्रकार से
हमारे विश्व में अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, इस प्रकार से हमारे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है और हमारा भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिम में अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर। इस प्रकार से हमारा भारत जो है एक प्रायद्वीपीय है, उत्तर में हिमालय की श्रृंखला स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात सार्क का फुल फॉर्म जो है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर आर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। यानी जो दक्षिण एशिया में भारत का जो महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क का एक सदस्य है। सार्क में क्या होता है कि सार्क में कई देश सदस्य होते हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। इस प्रकार से ये हमारे 8 जो देश हैं वो सार्क के सदस्य हैं। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। यानी जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितने देशों को छूती है? जैसे कि 7 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। श्रीलंका एवं मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका एवं मालदीव जो है वो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तटमात्र 24 किलोमीटर दूर है। अर्थात यानी जो श्रीलंका है वो और मालदीव हिंद महासागर के एक द्वीपीय पड़ोसी देश हैं और ये जो है श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा जल संधि द्वारा अलग होते हैं। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी जो श्रीलंका का तट जो है मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को यानी जो रेखीय द्वीपों की जो श्रृंखला होती है उस श्रृंखला को एडमस वृत्त के नाम से जाना जाता है। जो रेखीय द्वीपीय श्रृंखला जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखें। जो रेखीय द्वीपीय जो श्रृंखला होती है उसे हम एडमस ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडमस ब्रिज। एडमस ब्रिज जो है वो किसे जाना जाता है? रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को। उत्तर एवं पूर्व में स्थल जो भाग भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। यानी जो नॉर्थ ईस्ट में भाग जो स्थल सीमा होती है उसे वो पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। और जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान, यानी जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। कुछ दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं और इस तरह से इतने निकट 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है और अब चीन के अंतर्गत यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। यानी जो चीन के पास के अंतर्गत क्या है? कैलाश पर्वत और
मानसरोवर झील स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो उधर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम जो है वो नेपाल में है। यानी जो कोसी नदी का उद्गम है कहाँ से आती है, वो एक नेपाल से आती है, जो कि बिहार से होकर के आती है। तो बिहार में इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग में मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी नदी के तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों को एक बार, जैसा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन। अगर हम यही बात करें तो हमारा म्यांमार, बांग्लादेश, इस प्रकार से ये हमारे 5 पड़ोसी देश हैं। 1, 2, 3, एक 4 और एक 5। इस प्रकार से ये 5 हमारे जो है पड़ोसी देश हैं। जैसा कि अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अगर उत्तर पश्चिम में देखें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और पूर्व में देखें तो चीन या तिब्बत, बांग्लादेश पूरब में, और म्यांमार पूरब में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी किसके पास है? एक अपने देश भारत के पास है, इंडिया के पास है। और भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा, जो कि एक तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। तो भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा नेपाल है और भूटान है। तो हमारे देश कौन कौन से हैं जो कि स्पर्श करती है? पाकिस्तान 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, यानी 7 देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका जो है वो एक, और मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। तो हमारे पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं। फिर से देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। इस प्रकार से ये हमारे पड़ोसी देश हुए, जैसा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान पश्चिम उत्तर, चीन पूरब, नेपाल उत्तर, भूटान उत्तर, बांग्लादेश और म्यांमार पूर्व में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय इस सीमा रेखा का नाम, जो कि पूरब और भारत एवं चीन की सीमा रेखा जो है हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है, और इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। यानी अर्थात कहते हैं कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत चीन, यानी उत्तर और पूर्व में क्या है? भारत और चीन
तथा म्यांमार तीनों दिशाओं की सीमा एक बिंदु पर आकर मिलती है। किसकी? भारत, चीन और म्यांमार की तीनों दिशाओं जो सीमा है वो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां ये म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। दक्षिण में पहाड़ियां जो है म्यांमार के अरावली टोमा पर्वत में मिल जाते हैं। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी डूब जाती हैं तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती हैं। उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ है, इसलिए परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है और यह सड़क सिपकी दर्रे से होकर गुजरती है। किसके? सिपकी दर्रे से होकर गुजरती है तथा दूसरा पर्वतीय मार्ग है कश्मीर लेह मार्ग, जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अमंग नहीं रह गई हैं। फिर से बात करते हैं इस क्षेत्र के लिए, तो इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है। कौन सा? इंडो तिब्बतन। यह सड़क सिपकी दर्रे से होकर के गुजरती है और दूसरा पर्वतीय मार्ग है कश्मीर लेह। तीसरा हमारा है सिक्किम के दर्रे से होकर गुजरता है और वायु मार्ग के। आपको ज्ञात है कि भारत में कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती है? भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती हैं? तो पश्चिम बंगाल में पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है बांग्लादेश स्थित है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित जो है वो कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा आती है? वो रेड क्लिफ लाइन आती है, जो कि इसका निर्माण जो किया था वो रेड क्लिफ ने किया था। पश्चिम में यानी जो भारत और कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश और पाकिस्तान को छूती हैं, तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। यानी पश्चिम बंगाल की जो है सीमा जो है बांग्लादेश और हमारे पाकिस्तान को छूती है। ये हमारा पाकिस्तान है। चलिए, इस प्रकार से ये लेसन हमने कंप्लीट किया। इससे बनने वाले कुछ खास महत्वपूर्ण जो प्रश्न है तो उसको हम देख लेते हैं। जैसा पहला प्रश्न आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 7वां स्थान है, जो कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 2.4% है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो वो कितने अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की मानक माध्याह्न रेखा का मान हमारा कितना है? जो कि 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री है। इसका ऑप्शन नंबर ग हमारा करेक्ट है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा के लगभग कितनी बड़ी है? तो वो लगभग दुगनी है। भारत के चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो वो हमारी मैकमोहन रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट। अगर हम ये रिक्त स्थान की पूर्ति करके देखें तो इसमें क्या फिल किया जाएगा? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर में जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,000 यानी 32.87
कितना है, और भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 2.4 है, कितना है 2.4। भारत का मुख्य भूभाग उत्तर से उत्तरी अक्षांश तथा पूरब से पूर्वी देशांतर तक फैला है। यानी भारत का मुख्य भाग, मुख्य भूभाग जो है 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तरी है और 68.7 से 97.7 पूर्वी देशांतर तक है। भारत में कुल 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। श्रीलंका भारत से एवं द्वारा अलग किया, तो श्रीलंका जो है भारत से जो अलग होती है वो ये जो हमें श्रीलंका दिख रही है, ये यहाँ से ये अलग होती है, जैसा कि हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं। यानी जो श्रीलंका है वो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। कौन कौन सी, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। अब बात करते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यानी कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहा जाता है, जो कि हिमालय के नेपाल, यानी हिमालय के कहाँ से निकली है, तो वो एक अरावली पर्वत श्रृंखला से निकली हुई है, जो कि एक नेपाल से निकली हुई है कोसी नदी। इसका हम देख लेते हैं एक बार इसको दोबारा से। यानी जो हिमालय से, नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं बिहार के मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी में मिलती हैं, जो कि बिहार का कोसी नदी शोक कहा जाता है। कहाँ से निकली है, मैदानी क्षेत्र से निकली हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो कोसी नदी का बिहार का शोक कहते हैं, जो हिमालय के मैदानी क्षेत्र से निकली हुई है। अब हम बात करते हैं कि जो स्थिति और विस्तार में जो पूछा गया था, जैसे कि मैंने बताया 8.4 से 37.6 और 68.7 से 97.25, तो इसका राइट आंसर हमारा यही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा लेसन जो है कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 97.25 और 68.7। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।